हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस के हवाले से जो कानून है, और मतलब बेसिकली सवाल ये है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन के केसेस के हवाले से। तो इस बारे में मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ। आज ये फिर रिपीट होगी बात कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए सर्विस ट्रिब्यूनल से हर सूबाई सतह पे सर्विस ट्रिब्यूनल है, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केसेस जो भी उनके सर्विस के हवाले से इश्यूज़, किसी की टाइमली प्रमोशन नहीं हो रही, किसी की किसी वजह से प्रमोशन रुकी हुई है, या फिर सर्विस में गवर्नमेंट जॉब में किसी भी तरह का और कोई इशू है, उसके लिए सर्विस ट्रिब्यूनल होते हैं सूबाई सतह पे, हर सूबे के। अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध में सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल है, और ये सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल या किसी भी पे, या पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल हो, या केपी सर्विस ट्रिब्यूनल हो, या बलूचिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल हो, ये सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं फॉर दी मैटर्स जो कि सिविल सर्वेंट्स कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, यानी गवर्नमेंट जॉब करने वाले सारे हजरात को टर्मिनोलॉजी दी जाती है सिविल सर्वेंट्स। तो इन्हीं सिविल सर्वेंट्स के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल है प्रोविंशियल लेवल पे। और इसी तरह से जो प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए फिर लेबर लॉज हैं, लेबर कोर्ट हैं। लेकिन अगर इशू छोटी लेवल के हैं, सैलरी के, पेमेंट वगैरह के, तो फिर वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत एक कोर्ट बनती है जिसको कहते हैं अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। उसके तहत फिर वहाँ पे ऐसे मसाइल केसेस जाते हैं वेजिस कोर्ट में। अब वेजिस कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट है, मातहत कोर्ट है लेबर कोर्ट की। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके केसेस कहाँ जाते हैं, और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के या प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करने वाले लोगों के केसेस कहाँ जाते हैं। इस हवाले से ये थोड़ा सा सवाल था, तो उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये सवाल भी आता है आजकल कि जब से ये कोविड-19 या कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से कोर्ट्स में वर्क सस्पेंडेड है, तो फिर वो हज़रात जिनके केसेस चल रहे थे, कोर्ट्स में पेंडिंग थे, वो यानी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उनको यानी हर पेशी से पहले, क्योंकि इसका एक SMS अलर्ट सिस्टम है कोर्ट्स का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, कि जो पार्टीज़ होती हैं किसी भी केस में, वो या उनके एडवोकेट्स, सबको SMS अलर्ट जाता है एक दिन पहले केसेस के हवाले से। अब ये SMS उन सब लोगों को जाता है जिन्होंने अपना नंबर रजिस्टर करवाया होता है केस के अंदर। तो ये फैसिलिटी है एडवोकेट्स के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है, और पार्टीज़ के लिए भी, कि इन केस अगर आपके माइंड से निकल जाता है कि पेशी है कल, तो एक दिन पहले यानी शाम के टाइम में या रात के टाइम पे एक SMS आ जाता है कि कल आपका फ़लाँ केस फ़लाँ कोर्ट में लगा हुआ है। तो ये एक रिमाइंडर है, ये अलर्ट है। अदनान कमर अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तो मैं बात कर रहा था कि जिन हजरात के केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, वो इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि SMS अलर्ट्स आ जाते हैं। और अब तो कुछ नरमी हो गई है, लॉकडाउन में खुल गई हैं चीज़ें, लेकिन जब ये सब कुछ लॉकडाउन था, कम्प्लीटली बंद था, ट्रांसपोर्ट तक बंद थी, तो फिर ये पब्लिक के लिए बड़ा मसला था कोर्ट्स में जाना। तो उन दिनों में भी काफ़ी दोस्त ये रब्ता करके पूछते थे, तब भी मेरा वो जवाब था। अभी ये है कि कोर्ट्स की जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं वो अभी रुकी हुई हैं, वर्क इज़ सस्पेंडेड। ये सारे सूबों की चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो जितने भी प्रोविंसेस के, यानी प्रोविंशियल जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के सारे चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर्स पास किए हुए हैं कि जब तक कोरोना सिचुएशन प्रीवेलिंग है, चल रही है, उस वक्त तक वो वर्क विल बी सस्पेंडेड एट कोर्ट्स, और सिर्फ अर्जेंट नेचर के मैटर्स को देखा जाएगा। अब अर्जेंट नेचर के मैटर्स की बात की जाए तो यानी वो अर्जेंट हो, यानी ऐसे मैटर्स जिस पे हर हाल में पेशी होना, केस चलाना लाजमी हो, या कोई फ्रेश किसी की बेल एप्लीकेशन, कोई अरेस्ट हो जाए, किसी की FIR हो जाए तो उसकी बेल के लिए,
या कोई और अर्जेंसी, यानी अर्जेंट नेचर इस तरह की हो कि अगर आज केस नहीं चलेगा तो पार्टीज़ को उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, ऐसे मैटर्स को अभी चलाया जा रहा है। बाकी वर्क इज सस्पेंडेड, कम्प्लीटली सस्पेंडेड है। सिविल केसेस और एज वेल एज दी ओल्ड पेंडिंग केसेस जो क्रिमिनल साइड के हैं वो उनमें भी। तो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि वर्क सस्पेंडेड है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। विरासत में बेटी के हिस्से पे कुछ बताएं, क्या करना चाहिए बहन भाई? देखिए, विरासत में सब बहन भाइयों और बेवा, यानी अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद बेसिकली ये विरासत का कानून, या ये अदनान कमर अब्बास आपके में सवाल का रिप्लाई ऑलरेडी, वैसे इनहेरिटेंस के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे इस पेज पे। मैं आपको थोड़ा इसको प्रिसाइजली बता देता हूँ कि इन केस अगर फैमिली के जो हेड हैं यानी वालिद हैं उनका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद विरासत में सारे बहन भाइयों का और बेवा जो उनकी होती है यानी माँ बच्चों की, उन सब का हक हिस्सा होता है एज़ पर लॉ। अगर अभी आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई रिगार्डलेस ऑफ एज, बेटे की या बेटी की कोई भी एज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं अब कास्ट सिस्टम में नहीं जाऊंगा कि ये फलां कास्ट में ये है। वैसे मैं कानून की बात करता हूँ, कानून पूरे पाकिस्तान में लागू है, यही है कि बेटा बेटी का हिस्सा एज़ पर लॉ बनता है, एज चाहे कोई भी हो। अगर अंडर एज है मींस वो अडल्ट नहीं है, 18 साल से कम की हैं, तो भी उनको उनका लीगल शेयर मिलता है। उसका एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन शेयर ज़रूर मिलता है। और चाहे मतलब एज का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। लीगल हेयर्स यानी जो कानूनी वारिस हैं किसी के, वो विरासत में अपना हिस्सा ले सकते हैं। अगर बहन भाई कोई एतराज़ करते हैं, नहीं दे रहे, तो कानूनी रास्ता मौजूद है। कानूनी रास्ता अगर आप पूछेंगे तो वो आपको मैं सिंपल, आप मेरे वीडियो को, इसमें सक्सेशन लॉज के तहत डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जज हेड होते हैं, उनके पास ये डायरेक्ट केस जाता है। इस केस को इतनी अहमियत दी गई है विरासत के कानून के हिसाब से कि ये केस डायरेक्ट हेड चीफ के पास जाता है, चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट के हैं यानी डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो हेड होते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स के, उनके पास ये डायरेक्ट का केस जाता है विरासत के कानून के मुताबिक। तो जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा वो कोर्ट में जाके केस करें कि ये मेरे वालिद की छोड़ी हुई इतनी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी में घर हो सकता है, प्लॉट, बिल्डिंग, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, केस की सूरत में जो भी उन्होंने पीछे प्रॉपर्टी छोड़ी है वो उस सारी प्रॉपर्टी पे हर बहन का, हर भाई का शेयर है। और वो शेयर एक उसका कैलकुलेशन के हिसाब से निकल आता है। वो कोर्ट ऑर्डर में शेयर लिख के आपको दे देंगे जो भी केस करेगा। तो ये कहना कि फ़लाँ कास्ट में नहीं लेते, फ़लाँ कास्ट में लेते हैं, ये तो रस्म रिवाज वगैरह हैं, या लोग इसको मतलब बहाना बना के ना देने वाली बात है। अगर सिंध की बात कर रहे हैं तो पूरे सिंध के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये इशू है, जिनको नहीं मिल रही वालिद के प्रॉपर्टी में से शेयर विरासत, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाके, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, एक सिंपल केस भी बहुत सिंपल होता है, उसमें ये बताना होता है ये वालिद साहब की डेथ होगी, डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है साथ में, और साथ में बच्चों की सबकी लिस्ट होती है और पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, यानी जो जो भी प्रॉपर्टी उनकी नॉलेज में है वो सारी उसमें लिख दें। तो ऑर्डर आ जाएगा उनके बारे में कि उनका इस सारी प्रॉपर्टीज़ में, चाहे वो घर है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, ज़मीन है, कैश है, बैंक बैलेंस है, उस सब में उनको उनका हिसाब मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। वैसे तो इसमें ये है कि वो बात करके देखें, एक किसी वकील से उनको लीगल नोटिस ही दिलवा दें, हो सकता है वो तभी उसी से मान जाए। लेकिन अगर केस कोर्ट में कर देंगे विरासत के कानून के मुताबिक, तो फिर सब बहन भाइयों का भला हो जाएगा, सब यानी वालदा का भी, बहन भाइयों का भी, सबका लीगल ऑर्डर आ जाएगा। एक बार कोर्ट का ऑर्डर पास हो जाए तो वो एक बड़ी अथॉरिटी है।
इसमें ये होगा अगर केस ये एक कोई बहन या एक भाई भी केस करता है तो वो सबके हक में एक फैसला आ जाता है। फैसला फिर किसी एक के बारे में नहीं आता कि सिर्फ इनको दिया जा रहा है, फिर वो एक कंप्लीट ऑर्डर होता है जिसमें सब जितने भी उनके वारिस हैं, लीगल हेयर्स हैं, उन सब के नाम आ जाएंगे और सबके बारे में शेयर भी आ जाएगा कि किसको कितना मिलेगा। अगर कैश है तो कैश में बाकायदा अमाउंट लिखी जाएगी कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, और अगर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के भी उनके नाम हो जाएगी। अच्छा, एक दोस्त ने मैंने एक वीडियो कुछ अर्सा पहले में बात की थी कि जितनी भी ये छोटी लेवल की शॉप्स हैं या ऑफिसेस हैं, इनको कानून के अंदर वर्ड दिया गया है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हर उस जगह को कहते हैं जहाँ पे मुनाफा कमाने के हिसाब से छोटा मोटा कारोबार या बड़ा कारोबार, हर तरह का, मतलब जहाँ पे आप इस प्रॉफिट की नीयत से, पैसे कमाने की नीयत से एक कानूनी तौर पे कोई काम शुरू करते हैं, चाहे ऑफिस खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, स्टोर खोलते हैं, या कोई भी ऐसी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं जिससे आपका यानी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसको कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और इसके हवाले से शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 2015 ये कानून है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी ऐसी शॉप या ऐसी जगह जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हो और वहाँ से पे एक से ज़्यादा बंदे काम करते हैं, तो उनके लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना बेहद ज़रूरी है। और ट्रेड लाइसेंस कैसे बनता है उसके लिए मेरी एक वीडियो है यहाँ पे मेरे फेसबुक पेज पे, ट्रेड लाइसेंस, इस पर आप सर्च करेंगे तो ट्रेड लाइसेंस के हवाले से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो हर वो शॉप, ऑफिस या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे काम करते हों उनके लिए ट्रेड लाइसेंस लाजमी है। लेकिन अगर जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है तो उसको फिर इस्तिस्ना है, एग्जेम्पशन है ट्रेड लाइसेंस बनवाने से। फॉर एग्जांपल कोई पान का केबिन है, एक बंदा चला रहा है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लाइसेंस बनवाने की। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, ये बल्दियाती इदारे जैसे कराची में KMC है, इनके लोग फिर ये इनको केबिन वालों को भी आगे तंग करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस दिखाओ। तो ऐसा कोई भी शख्स जो यानी केबिन वाला हो, छोटी दुकान वाला हो, वो अगर मेरे पास आता है इस तरह कोई मसला लेके ये ट्रेड लाइसेंस की बुनियाद पे तंग कर रहे हैं, तो उनको मैं फिर यही बात समझाता हूँ कि जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, छोटी अगर केबिन है या बहुत छोटी शॉप है जहाँ एक ही बंदा चला रहा है, तो वो उसको एग्जेम्पशन हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है ट्रेड लाइसेंस लेने से। बाकी जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 2 काम करते हैं, 3 काम करते हैं या 50 काम करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो उनके लिए फिर ट्रेड लाइसेंस बनना ज़रूरी है। और ट्रेड लाइसेंस वही लोकल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये बनता है। अदनान कमर अब्बास एक और सवाल कर रहे हैं, आप चलें देखते हैं। तलाकनामा अगर किसी सूरत के किसी और के पास ना हो, उन्होंने NIC बनवाया हो, क्या किया जाए? एक खातून का सवाल है। मैं आपका सवाल नहीं समझा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तलाकनामा खो जाए तो उस सूरत में अच्छा, इसमें मैं जितना समझ रहा हूँ उतना मैं आपको जवाब देता हूँ। तलाकनामा अगर खो जाए, ऐसा अक्सर औकात होता है कि किसी की तलाक हो गई, उन्होंने तलाकनामा, अब तलाक तो ओरली भी हो जाती है। तलाक का तो ये ज़रूरी नहीं कि तलाक राइटिंग में तलाकनामा डिवोर्स डीड बना के दी गई हो, ज़बानी तलाक भी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे अगर तलाकनामा सिरे से मौजूद ही नहीं है, सिर्फ ज़बानी दी गई है, तो वहाँ भी, या फिर जहाँ पे तलाकनामा दिया गया गुम हो गया, उन दोनों सूरतों में एक एफिडेविट बनाया जाता है कि मुझे मेरे साबका शोहर ने इस तारीख को तलाक दी थी, उसके बाद इतना अर्सा इद्दत का पीरियड गुजारा मैंने, और उसके बाद वो शादी, वो निकाह ख़त्म हो गया। इस तरह का एक एफिडेविट बनता है और उस एफिडेविट को स्टाम्प पेपर पे बनवा के, अटैच करवा के, नोटिफाइड करा के, नोटराइज करा के आप नादरा में सबमिट कर दें, तो इट वुड बी एज गुड एज तलाकनामा।
हाँ, तो एफिडेविट बनवा के वो अभी चाह रही क्या है, अपना CNIC पे से अपने शोहर का नाम हटा के वालिद का नाम लिखवाना चाह रही है, जो मैं समझ रहा हूँ। तो उसमें एक एफिडेविट ये बनवा के दे दें। NIC बनवाना है, मतलब बना हुआ नहीं है पहले। अगर बना हुआ है तो एफिडेविट दे के वो नाम चेंज करवा सकती हैं, और बना हुआ नहीं है तो अपने वालिद के नाम पे बनेगा उनका। शोहर का तो अपने उनसे ताल्लुक़ ही ख़त्म हो गया। तो अगर फ्रेश NIC बनाना है तो फ्रेश NIC के लिए अप्लाई करें, नादरा ऑफिस जाएं, अपने वालिद और फैमिली ट्री वो उनका होगा ऑलरेडी नादरा में। ओके दोस्तों, इस अभी शुरू में मैंने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और सर्विस ट्रिब्यूनल के हवाले से बात की। ये सवाल था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। उसके बाद कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की। अब वो रिपीट नहीं करूँगा तो फिर अगले टॉपिक्स रह जाएंगे। पॉइंट्स तो काफ़ी सारे यहाँ पर हैं जो नोट किए मैंने। मैं वन बाय वन कोशिश करता हूँ कि जितना मैं बात कर सकूँ। अदनान कमर अब्बास, आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली अभी आप समझ गए होंगे कि एक सवाल के जवाब में मैं केस का आपको हवाला दूंगा कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का केसेस की बात करते हुए, जब एक बच्चे की उम्र यानी 18 साल या उसके करीब, एफिडेविट आपको ज़ाहिर है कि एक एडवोकेट की हेल्प से ही बनेगा। अच्छा, तो अगर बच्चों का एक बच्चा जिसकी एज 17-18 साल तक हो, उसकी अगर कस्टडी का उसकी कस्टडी का केस एक है। हुआ ये था कि हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन हो गई। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन बच्चा छोटा था, बेटा था, उसकी एज तकरीबन 6 साल तक थी। तो एज़ पर लॉ कस्टडी माँ को मिली, बच्चा माँ के पास रहा, और काफ़ी साल इस तरह से गुजर गए, और यहाँ तक कि बच्चे की एज हो गई 17 साल। जब वो 17 ईयर्स का हो गया तो वालिद को फिर पता नहीं क्यों ये ख्याल आया अचानक कि उन्होंने फिर कोर्ट में केस दाखिल कर दिया कि बच्चा मेरी कस्टडी में दे कोर्ट, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चे वो अंडर एज नहीं रहा गया, माँ के पास रहना उसके लिए ज़रूरी है। तो एट दैट टाइम द सन वाज अबाउट 17 ईयर्स ओल्ड। तो कोर्ट ने जब देखा कि बच्चा 17 साल का है और बच्चा काफ़ी अभी समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी से उनका एक स्टेटमेंट करवा के और फिर देख लेते हैं कि वो किसके पास जाना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। तो कोर्ट ने फिर उनकी प्रेजेंस के लिए डायरेक्शन दी कि नेक्स्ट पेशी पे बच्चा खुद कोर्ट में पेश हो, उसका बयान लिया जाएगा। बच्चा पेश हुआ, बच्चे का बयान लिया गया बिफोर द जज, और उन्होंने बयान में ये कहा कि मैं पूरी लाइफ अपनी वालदा के साथ रहा हूँ, अब भी उनके साथ रह रहा हूँ, और मेरी वालदा ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, हर लिहाज से मेरी अच्छी परवरिश की है, और मैं आइंदा भी अपनी वालदा के साथ ही रहना चाहूँगा। इसी बयान की बेसिस पे कोर्ट ने जो वालिद की एप्लीकेशन फॉर कस्टडी थी, अब वो माइनर तो कहलाएगा क्योंकि 18 साल से कम का था, 17 साल का था, लेकिन 17 साल वाला बच्चा भी अच्छा खासा समझदार होता है। तो वो केस फॉर कस्टडी फाइल्ड बाय फादर डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, और बच्चे को अपनी माँ के साथ रहने की इजाज़त दे दी गई। अब आफ्टर एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा फिर तो उसकी आज़ादी है, फिर तो उसके खिलाफ़ कोई केस कर भी नहीं सकता कस्टडी के हवाले से। मगर क्योंकि 17 ईयर्स का था तो वो भी फिर इस तरह के केसेस में ये एज और कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन के हवाले से कुछ सवाल थे, उसके हवाले से ये केस है जिसकी मैंने बात की। और ये कुछ पुराना केस है, हाई कोर्ट से ये डिसाइड हुआ था। बेसिकली पहले ये फैमिली कोर्ट में हुआ, फैमिली कोर्ट से अब फर्स्ट अपील गई डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, फिर ये हाई कोर्ट में आया। तो फाइनली हाई कोर्ट से इसमें जो जजमेंट आया वो था जो मैंने आपको बताया। एक और पॉइंट है कि काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि अगर बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा है और कस्टडी माँ के पास है, कोर्ट नहीं दी हो,
भले, लेकिन अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो उस सूरत में क्या होता है? इन केस ऑफ सेकंड मैरिज ऑफ द मदर, कोर्ट में अगर केस आएगा तो ये सिर्फ कोई दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट लॉ कि अगर माँ ने दूसरी शादी की है तो बच्चा हर हाल में उससे छीनना ही छीनना है और बाप को देनी है कस्टडी। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर जो कुछ दोस्त कहते हैं, वकला आज़ाद भी कहते हुए पाए जाते हैं कि बस दूसरी शादी कर लिए ना, अब माँ से बच्चा ले लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये एक पॉइंट ज़रूर है कि दूसरी शादी की वजह से माँ से बच्चा लिया जा सकता है, मगर ये कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है कि ये हर हाल में होगा ऐसे। ये तो उस वक्त जब केस आएगा कोर्ट में, कोर्ट को सबसे पहले सबसे ऊपर देखनी होती है वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि माइनर बच्चे के हक़ में क्या चीज़ बेहतर है। और साथ में ये देखा जाता है कि माँ ने दूसरी शादी किस शख्स से की है, वो किस तरह का इंसान है, उसका बच्चे के साथ कैसा लगाव है, बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है या नहीं करता। मतलब ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं वेलफेयर ऑफ चाइल्ड के हवाले से। तो ऐसे केसेस बेतहाशा केसेस हैं जहाँ पे माँ ने दूसरी शादी की, फिर भी बच्चा कोर्ट ने उसे नहीं लिया, कस्टडी माँ के पास ही रही और बापू यही डायरेक्शन दी कि आप मिलते रहें लेकिन कस्टडी माँ के पास रहेगी माइनर बच्चे की। और ऐसे भी बेतहाशा केसेस हैं कि माँ ने दूसरी शादी कर ली, कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी लेके बाप को दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि ये केस टू केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, वेलफेयर ऑफ द माइनर चाइल्ड को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले किए जाते हैं। ये कोई ऐसा एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, यानी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जिसके अंदर चेंज नहीं की जा सकती। ये कि वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनज़र रखते हुए फैसले ये किए जाते हैं। और स्पेशली जब कस्टडी ऑफ माइनर की बात आती है तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि बच्चे की भलाई की किस चीज़ में है कि वो किसके पास रहे। और ये ज़ाहिर जब केस चलता है, डिफरेंट चीज़ें सामने आती हैं, एविडेंस वगैरह होता है, तो उसे कोर्ट माइंड बनाने में बड़ी आसानी से माइंड बन जाता है कि बच्चे की भलाई किस में है। दोस्तों मैं थोड़ी देर में फिर लाइव आऊँगा। आई थिंक ये अभी लाइव वीडियो कुछ तवील हो गई है, और क्योंकि ये आप दोस्तों की तरफ से ही डिमांड आती है कि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो। आई थिंक ये मोर देन 10 मिनट्स ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको यहाँ एंड करके फिर अब इसको मैं अपलोड कर दूँगा इसी पेज पे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स जो मैंने नोट किए हैं उन पर बात करूँगा। सो आई विल बी बैक इन अ वाइल। तब तक के लिए टेक केयर।